साल 1994 में इटली के मिलान में एक किताब की ऑक्शन चल रही थी और इस ऑक्शन में दुनिया भर से लोग पहुंचे हुए थे। तकरीबन $5.5 मिलियन से इस ऑक्शन में बिडिंग की ओपनिंग होती है और देखते ही देखते वहां बैठे लोग बिड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहां ये बिडिंग चल रही थी वहां एक आदमी लगातार फोन के थ्रू इस ऑक्शन में अपनी बिडिंग को बढ़ाता जा रहा था और वहां बैठे सभी लोग ये देखकर परेशान थे कि भैया भला एक किताब के लिए किसी इंसान का पागलपन इतना कैसे हो सकता है। और देखते ही देखते इस ऑक्शन में लगी वो किताब ये आदमी खरीद लेता है, वो भी $28 मिलियन में। और उस कमरे से बाहर आते आते सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने के लिए बाद इस किताब की जो कुल कीमत होती है वो होती है $30.8 मिलियन। और इस किताब के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि यह आज की दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है, जिसकी कीमत आज 400 करोड़ बताई जाती है। अब जो सवाल आपको परेशान कर रहा है वो ये होगा कि भला ये किताब किसने खरीदी और आखिर क्या था ऐसा इस किताब में जो ये आज भी दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है। तो भैया सबसे पहले आपको बता दें कि इस किताब को जिस इंसान ने खरीदा था वो कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स थे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। दरअसल 1994 का ही वो दौर था जब बिल गेट्स दुनिया भर के टॉप 400 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हुए थे और इस समय वो 39 साल के थे। जब उन्होंने किताब खरीदी तो सारी दुनिया में उनकी बातें होने लगी और ये वो दौर भी था जब लोग खुद को दुनिया के सामने रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। शायद ये उन रीजंस में से एक था जिसकी वजह से बिल गेट्स के बारे में बाकी दुनिया ने जानना शुरू किया। लेकिन हम यहाँ पर बिल गेट्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस किताब के बारे में बात करेंगे कि यार कैसे कोई एक किताब को $30.8 मिलियन में खरीद सकता था और क्या था उस किताब में ऐसा। कोडेक्स लिसेस्टर, जिस किताब के बारे में हमने आपको बताया उस किताब का नाम दरअसल कोडेक्स लिसेस्टर है। और हाँ, अक्सर इस किताब को लोग कोडेक्स गिगेस नाम की किताब से कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये दोनों किताबें बिल्कुल अलग हैं। कोडेक्स लिसेस्टर जिसकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं, इसे लिखा था दुनिया के महान कलाकार लियोनार्डो डा विंसी ने। और दूसरी किताब यानी कोडेक्स गिगेस, उसे किसने लिखा है और क्यों लिखा ये हमने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। और क्यों इस किताब को डेविल्स बाइबल का नाम दिया गया ये भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। इसे देखने के लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। खैर चलिए अपनी आज की इस वीडियो पर वापस आते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया था लियोनार्डो की इस किताब में जो उसे इतनी कीमत देकर खरीदा गया। देखिए, लियोनार्डो के बारे में आप जितना पढ़ेंगे और जानेंगे आप एक स्पाइरल लूप में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो एक ब्लैक होल की तरह है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। और जब आप उनके बारे में जानना शुरू करते हैं तो आप पूरी तरह से उस इंसान में खो जाते हैं। ये तो हम बात सब जानते हैं कि लियोनार्डो शादी से बाहर पैदा हुए थे। हाँ, वही जिसे आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे देते हैं। और उस समय यही एक वजह थी कि वो कभी स्कूल नहीं जा सके। लेकिन इसके बावजूद आज सारी दुनिया इनकी समझदारी की कायल है। और तो और आपको इनकी समझदारी का एक एग्जाम्पल भी देते हैं। इनका कहना था कि जो पार्टनर सिर्फ फिजिकल सुख के लिए अटेंशन बनाते हैं या अपने पार्टनर के साथ जबरदस्ती करते हैं, उनके बच्चे हमेशा चिड़चिड़े और कम अक्लमंद होते हैं। लेकिन जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बड़े प्यार से एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उनके बच्चे बड़े खूबसूरत और समझदार पैदा होते हैं। भाई ये तो उस समय सीधा उनका समाज के लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने हमेशा लियोनार्डो को नीचा दिखाया। आप जरा सोचकर बताइए कि कोई एक इंसान भला कितनी चीजों में महारत हासिल कर सकता है, पर लियोनार्डो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी। इतने सब्जेक्ट्स तो शायद आज किसी कॉलेज की डिग्री में आप नहीं पढ़ते होंगे। एनाटॉमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, बॉटनिस्ट और ना जाने ऐसे ही कितने और सब्जेक्ट्स की नॉलेज उनकी किताबों में साफ साफ दिखाई देती है। वो अपनी सदी के सबसे यूनिक लोगों की कैटेगरी में आते थे। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है। उनका कहना था कि जो लोग सफल होते हैं वो कभी बैठकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो खुद ऐसी घटनाएं पैदा करते हैं कि वो सफल हो पाते हैं। और यकीन मानिए उनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो उनकी काबिलियत का सिर्फ एक अंश था, जिसने आज भी लोगों को उस पेंटिंग के ऊपर बहस करने का मौका दिया हुआ है।
लेकिन चलिए अब आपको इस किताब के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए वैसे तो लियोनार्डो काफी किताबें लिखा करते थे क्योंकि वो इसी तरह के इंसान थे जिसे ऑब्जर्व करना और फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद उससे जुड़े सवाल और फिर उनके जवाब ढूंढकर उन्हें लिखना उन्हें बड़ा पसंद था और यही उन्होंने इस किताब में किया जिसका नाम कोडेक्स लीसेस्टर है। इस बुक में लगभग 240 पेजेस हैं जिसमें 7000 से ज्यादा वर्ड मिरर राइटिंग स्टाइल में लिखे गए हैं जिन्हें केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब पेजेस को रोशनी के सामने रखा जाए। इस बुक में साइंस एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशन से लेकर लियोनार्डो की टू डू लिस्ट तक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इस किताब को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो चीज सबसे पहले नोटिस होगी या होनी चाहिए वो ये है कि कलाकार कितना समझदार हो सकता है क्योंकि उन्होंने इस किताब के इंच इंच को इतना सही तरीके से इस्तेमाल किया है कि भैया आपको पूरी किताब में कहीं भी बिना वजह कोई खाली जगह नहीं मिलने वाली, जिसका शायद सबसे बड़ा रीजन यही रहा होगा कि उस समय पेपर की काफी कमी हुआ करती थी जिसके चलते उन्होंने कुछ इस तरह हर एक पेज को उसकी क्षमता तक का यूज किया है। जब भी किसी इंसान से जुड़ी हुई किताब मिलती है तो ये किताब एक तस्वीर की तरह होती है जो बताती है कि जिसने ये किताब लिखी कि वो क्या सोचता था, कैसे सोचता था और वो कैसे समाज में रहता था और वो क्या करने की काबिलियत रखता था। और शायद ये किताब भी लियोनार्डो की दुनिया के बारे में कई चीजें बताती है जो अपने आप में बताता है कि इंसानी दिमाग एक्चुअली में कैसे एक पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। कोडेक्स लीसेस्टर नाम की इस बुक में आप एक चीज देखेंगे तो जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा पिक्चर्स देखने को मिलेगी वो है वाटर फ्लो सिस्टम और आप इस एक्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये हूबहू बिल्कुल ओरिजिनल फील देता है। और आप यकीन मानिए ये 500 साल पुरानी आर्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहते हुए पानी को 67 अलग अलग नाम दिए हैं क्योंकि शायद वो इन सभी के अलग अलग डायनेमिक्स को समझ चुके थे और वो जानते थे कि वाटर को कब करंट कहना है और कब स्ट्रीम कहना है। अब इसे आप क्या कहेंगे? और इस वाटर फ्लो सिस्टम की हेल्प से फ्लूइड डायनेमिक्स को अपनी किताब में बड़ी ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। इतना ही नहीं, इस किताब में आपको मैथ से रिलेटेड इतनी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। वैसे लियोनार्डो कोई मैथमेटिशियन नहीं थे लेकिन फिर भी उनकी इस बुक को देखकर पता चलता है कि उन्होंने मैथ्स की बड़ी बड़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर भी हाथ आजमाया होगा और उन्होंने मैथ्स को जितना समझा, जितना जाना, उतना विजुअलाइज किया और अपने दिमाग में इमेज के थ्रू उतार लिया। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या अंतर होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भैया एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा क्यूरियस रहता है किसी भी चीज को जानने के पीछे जिसकी वजह से दूसरे आम लोगों से खुद को अलग कर लेता है। यार देखो, एक बात तो हम सब जानते हैं वैसे कि जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी तब तक हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे और लंबे समय तक उस चीज को माइंड में नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये चीज लियोनार्डो बहुत छोटी उम्र में ही समझ गए थे और खुद को इतना क्यूरियस बना लिया कि वो हर सवाल का खुद ही जवाब ढूंढने में लग जाते थे। उबासी क्यों आती है? सर्कल कैसे बना है? अगर किसी सर्कल को स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? समुद्र और नदियों में बहने वाले पानी में क्या अंतर है? और तो और जमीन पर रहने वाले जानवरों से लेकर आसमान में घटने वाली साइंटिफिक घटनाओं के लिए वो इतने क्यूरियस रहते थे यार कि अपनी बुक में इसके डायग्राम्स बनाकर इन्हें प्रूफ करते रहते थे। लियोनार्डो का एनाटॉमी से अलग ही लेवल पर प्यार था और ये देखिए उनकी इस किताब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कैसे इंसानी चेहरे के पीछे यूज किए जाने वाले हर मसल और नर्व्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और हर एक मसल के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी है। हाँ, इस किताब में एक ऐसी तस्वीर भी है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया करती है और ये लोगों के बहस का मुद्दा भी है। वही तस्वीर किसी और की नहीं है बल्कि मोनालिसा की है और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस तस्वीर में भला ऐसा क्या कर दिया था भैया लियोनार्डो ने जो आज भी लोगों के लिए ये एक पहेली बनी हुई है। अब देखिए लियोनार्डो किस हद तक जाकर सोच सकते थे ये आपको इस तस्वीर में जरूर दिख जाएगा क्योंकि बताया जाता है कि उन्हें मोनालिसा के होंठ बनाने में परेशानी हो रही थी और इसलिए सिर्फ होंठ बनाने में उन्हें 12 से 15 साल तक लगे थे। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसकी स्माइल है जिस पर आज भी लोग लगे पड़े हैं कि कोई तो ऐसा क्लू मिल जाए कि आखिर क्या खास है इस पेंटिंग में। कई एनालिस्ट का तो ये कहना है कि मोनालिसा की मुस्कान का ये रहस्य है कि इसे जिस एंगल से देखा जाए वो अलग ही दिखती है। ये एक जिंदा दिल तस्वीर है, मतलब अगर एक एंगल से हंसती हुई दिखेगी तो वहीं दूसरे एंगल से उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। वहीं एक अलग ग्रुप है जो ये मानता है कि पेंटिंग की मुस्कान कभी नहीं बदलती बल्कि आपका खुद का मूड पेंटिंग को देखते समय जैसा होता है पेंटिंग में मुस्कान वैसी ही दिखती है।
जैसे अगर आप खुश हैं तो हंसती हुई दिख जाएगी, और अगर आप उदास हैं तो मुस्कान फीकी दिख जाएगी, जो कि काफी हद तक प्रैक्टिकल भी लगता है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गजब का दिमाग लगाया गया होगा लियोनार्डो द्वारा कि आज भी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर के लिए एक राज ही बनी हुई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लियोनार्डो कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि उनकी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई गहरा लॉजिक छिपा होता था। एक्चुअली बात यह है कि जिस समय लियोनार्डो मोनालिसा की पेंटिंग बना रहे थे, उस समय वो आईज और रेटिना पर डिसेक्शन कर रहे थे, और इसी वक्त उन्हें ये भी पता चला कि आईज के अंदर मौजूद रेटिना इमेज को 2 भागों में प्रोसेस करता है, जिसमें रेटिना का सेंटर तस्वीर की डिटेल्स को देखता है और रेटिना का सर्कमफ्रेंस उस इमेज की शेडोज और शेप्स को डिफाइन करता है। और इस तरह हमारी आंख किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट साइज मेजर करने के लिए काबिल बनती है। और यही एक रीजन है कि आप मोनालिसा की पेंटिंग में शैडो और लाइट का छुपा हुआ कॉम्बिनेशन देखोगे, जो इसे दूसरी बाकी पेंटिंग से अलग और खास बनाती है। अगर आपसे साइंस को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो भैया आप साइंस की डेफिनेशन लिख डालेंगे, लेकिन लियोनार्डो ने तो साइंस की परिभाषा ही बदल डाली। क्योंकि अगर आप उनके द्वारा लिखी गई किसी भी किताब को देखोगे तो आपको यकीन ही हो जाएगा कि उनके लिए आर्ट ही एक साइंस है, जिसे बारीकियों के साथ लोगों के सामने रखा जाए तो ये उन्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में आसानी करेगा। अब आप उनके द्वारा बनाई गई किसी भी तस्वीर को उठाइए, हर एक तस्वीर में उन्होंने एक जान से डालने की ताकत दिखाई है, और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर पाए। आप उनके द्वारा बनाई गई कोई भी इमेज उठाकर देख लीजिए, आपको लग ही नहीं सकता कि ये किसी इंसान ने बनाई है। आपको ऐसा लगेगा कि आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई 3D पेंटिंग है। लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो पहले आर्ट में इतना इन्वॉल्व नहीं थे, वो इससे पहले थिएटर प्रोडक्शन में थे, जहां उन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटा सा स्टेज लाइट और पर्दे की मदद से अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है। और इसी प्रोडक्शन थिएटर के लिए उन्होंने स्मॉल फ्लाइंग मशीन और हेलीकॉप्टर स्क्रू के मॉडल बनाए थे। लियोनार्डो का जो सबसे बड़ा टीचर था वो थी उनकी ऑब्जर्वेशन, और उन ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखते हुए उन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ही लियोनार्डो को स्पेशल बनाते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस बुक को लिखा, जिसे बिल गेट्स ने अपनी जेब ढीली करके खरीदा। एक किताब है जिसका नाम लियोनार्डो दा विंसी है, और इस किताब को लिखने वाले वॉल्टर इसाकसन थे। वो लियोनार्डो को रिलीजियसली फॉलो करते थे, और लियोनार्डो के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में जो महारत हासिल की है उसके पीछे भी कई रीजंस हैं, जिसमें उन्होंने स्टेप वाइज इसको बताया है। उनके अकॉर्डिंग लियोनार्डो जिस भी चीज को ऑब्जर्व करते थे उसके सबसे पहले एक फिजिकल अपीयरेंस को लिखते थे, उसके बाद दूसरे स्टेप में वो उस चीज के मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी दूसरी चीजों के साथ उसका रिलेशन और इफेक्ट्स के बारे में लिखते हैं, और फिर फाइनली आप उसके पीछे की साइंस और थ्योरी के बारे में समझ पाते थे। और ये सब हम खुद लियोनार्डो की किताब कॉडेक्स लिसेस्टर में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि इस बुक में वो अपनी टू डू लिस्ट भी लिखते थे, और ये आप देख भी सकते हैं। उनका मानना था कि किसी भी इंसान का दिमाग चीजों को तभी याद रख सकेगा जब वो इसी स्टेप्स में किसी चीज को दिमाग में उतारेगा, और ऐसा बार बार करने से वो हर चीज के पीछे के लॉजिक को समझाने के काबिल हो जाएगा। और आज के समय में अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें और जानें, ताकि आप उनसे वो सीख पाएं जो उन्होंने सीखने में वक्त लगाया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया ये किताब इतनी महंगी क्यों है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।